Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. आज हम हिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं which is chapter number 3 of your book kinship caste and class. हम देखेंगे कि early societies में जो kinship caste और class का concept था वो कैसा होता था, उसी का आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे इस चैप्टर का, ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. As we will see, each text was written from the perspective of specific social categories. यानी कि हमने inscriptions के बारे में पढ़ा था अपने पिछले चैप्टर में, तो अब यहाँ पे उन्हीं inscriptions की बात हो रही है कि ये जो inscriptions लिखे गए थे, जो हमें मिले हैं उस टाइम से, पुराने टाइम से, जो भी हमें रिटन फॉर्मेट में मटेरियल मिला है, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो किसके पर्सपेक्टिव मतलब व्यू पॉइंट, यानी कि ये उन लोगों के व्यू पॉइंट के थ्रू लिखे गए हैं जिन्होंने इन्हें लिखा था. यानी कि जिस सोशल कैटेगरी के लोगों ने इनको लिखा था, उस सोशल कैटेगरी के लोगों के व्यू पॉइंट इनमें रिफ्लेक्ट होते हैं. सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर whom. यानी कि इसीलिए जब भी हम ये टेक्स्ट पढ़ें या इंस्क्रिप्शन पढ़ें, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता था कि ये किसने कंपोज किया और ये किसके लिए कंपोज किया गया था. वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड. उसी के अलावा जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस होते थे, उनको ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता था कि कौन सी लैंग्वेज में ये टेक्स्ट लिखे गए थे, एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, और किस मैनर में ये आसपास सर्कुलेट हुए. इन फोकसिंग ऑन महाभारत, अब ऐसे ही अगर हम एक टेक्स्ट का एग्जाम्पल ले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हमारा, वो है महाभारत, जो कि क्या है, एक बहुत ही एपिक, क्या है, हमारी बहुत ही कोलोसल एपिक है प्रेजेंट डे के हिसाब से, इनटू ओवर 1 लाख वर्सेस विद डिपिक्शंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज. यानी कि इसमें क्या बताया है, महाभारत में अलग अलग तरीके के सोशल कैटेगरीज के बारे में बताया है जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, एंड सिचुएशंस, और अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बताया है. वी ड्रॉ ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. यानी कि महाभारत क्या है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट है. टेक्स्ट मींस रिटन मटेरियल है जिसके थ्रू हमें अर्ली सोसाइटीज के बारे में बहुत कुछ पता लगता है. इट वॉज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. यानी कि इसको पूरी महाभारत को कंपोज करने में 1000 ईयर्स लगे थे. एंड सम ऑफ द स्टोरीज इट कंटेन्स में हैव बीन सर्कुलेशन इवन अर्लियर. यानी कि इसकी कुछ स्टोरीज जो इसमें कंटेन्ड है वो तो बहुत पहले से ही लिखनी शुरू कर दी गई होंगी. अब अगर हम बात करें एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन या एक क्रिटिकल एडिशन, अगर हम देखें कि महाभारत में क्या क्या था, a term comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of Mahabharata. अब बहुत सारे स्कॉलर्स आपस में मिलके इस काम में लग गए, किसमें, महाभारत को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने में, समझने में कि महाभारत में क्या था. इनिशियली मीन स्टार्टिंग में इट मेंट कलेक्टिंग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट. यानी कि स्टार्टिंग में उन लोगों ने संस्कृत में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट महाभारत के टाइम पे मिली, महाभारत से रिलेटेड मिली, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी, तो उनको डिकोड करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यानी कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से उन स्क्रिप्ट्स को लाया गया ताकि उनको पढ़ के महाभारत को डिकोड किया जा सके. The team worked out a method of comparing verses from each manuscript. अब इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो उनमें जो वर्सेस यानी कि पैराग्राफ्स लिखे थे, उनको उन्होंने आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया. अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन. और जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिनमें जो वर्सेस कॉमन थे, वर्सेस यानी कि पैराग्राफ्स जो कॉमन थे, उनको एक साथ कंबाइन करना उन्होंने शुरू कर दिया to most versions and published this in several volumes. और फिर उनको अलग अलग वॉल्यूम्स में पब्लिश करना शुरू कर दिया. और इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगा, 47 इयर्स लगे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में. There were several common elements in the Sanskrit versions of the story. यानी कि जो महाभारत का संस्कृत वर्जन था उसमें बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स सामने आए. अब ये जो डिकोडिंग का प्रोसेस था ये बिल्कुल भी इजी नहीं था.
हम उसका आइडिया ये इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे 47 इयर्स लगे थे जो हमारे क्या कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट थे या फिर जो हमारे स्कॉलर्स थे, उनको इसे डिकोड करने में 47 इयर्स का लॉन्ग टाइम पीरियड लग गया था। और ये संस्कृत में लिखी गई थी तो इसलिए थोड़ा टास्क और ज्यादा मुश्किल हो रहा था डिकोडिंग का। Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text had been transmitted. उसके अलावा जिन जिन फॉर्म्स में उनको टेक्स्ट मिल रहा था महाभारत का, उसमें बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशंस देखी गई, यानी कि जिसने भी जो टेक्स्ट लिखा था उसने अपने पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज या फिर अपने पर्टिकुलर रीजन की क्वालिटीज को हाईलाइट करते हुए उसको लिखा हुआ था। These variations are reflective of the complex processes that shaped early social histories, यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमें अर्ली सोसाइटीज या अर्ली सोशल हिस्ट्रीज के बारे में पता लगता है। अब अगर हम बात करें किनशिप और मैरिज का कॉन्सेप्ट कैसा होता था, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किनशिप कास्ट क्लास या फिर उस टाइम की जो फैमिलीज थी वो किस तरीके की हुआ करती थी। फॉर अर्ली सोसाइटीज, जो अर्ली सोसाइटीज थी, हिस्टोरियंस कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज फेयरली इजीली। उनमें जो एलीट फैमिलीज थी यानी कि पढ़ी लिखी फैमिलीज या फिर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली जो फैमिलीज थी, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे हिस्टोरियंस को बहुत इजीली मिल पाई है। इट इज हाउएवर फार मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिलियल रिलेशनशिप्स, लेकिन जो फैमिली के लोग थे उनके आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप्स थे, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। जो ऑर्डिनरी लोगों के होते थे यानी कि कॉमन पीपल के कैसे रिलेशनशिप होते थे आपस में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस रहा है हमारे हिस्टोरियंस के लिए। हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। उसके अलावा उन्होंने ये भी जानने की कोशिश करी है कि उस टाइम के लोग फैमिली के कॉन्सेप्ट को या किनशिप के कॉन्सेप्ट को किस एंगल से देखते थे, क्या उनका व्यू पॉइंट था और कितनी इंपॉर्टेंस वो देते थे फैमिली को या फिर किन्स को अपने। These are important because they provide an insight into people's thinking. अब ये जो फैमिली और किनशिप का कॉन्सेप्ट है ये पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्या पता लगती है लोगों की थिंकिंग, उस टाइम के लोगों की थिंकिंग को ये दर्शाता है, सोच को जो उनकी सोच होती थी उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। It is likely that some of these ideas would have shaped their action, यानी कि जो भी उनकी सोच रही होगी उसी का आउटकम होंगे उनके एक्शंस, यानी कि जो भी उन्होंने किया वो उनका उस टाइम का जो थॉट प्रोसेस रहा होगा उसी का आउटकम या उसी का रिजल्ट रहा होगा। जस्ट एज एक्शंस मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड्स, यानी कि उनके एक्शंस की वजह से ही उन्होंने जो भी किया वो उनके एटीट्यूड में जो भी चेंज आया वो उनके थिंकिंग और एक्शन का ही नतीजा रहा होगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम बात करें ऐसे ही एक थॉट की, वो था पैट्रीलिनी। द थॉट ऑफ पैट्रीलिनी या आइडिया ऑफ पैट्रीलिनी क्या था वो अब हम देखेंगे। While पैट्रीलिनी had existed prior to the composition of the epic, यानी कि महाभारत के कंपोज होने से पहले ही जो पैट्रीलिनी का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। The central story of महाभारत reinforced the idea that it was valuable, लेकिन महाभारत पढ़ के हमें पता लगता है कि पैट्रीलिनी उस टाइम पे कितनी ज्यादा प्रेवलेंट थी। अब आप कहोगे ये पैट्रीलिनी क्या होता है? पैट्रीलिनी क्या होता है? पैट्रीलिनी सिस्टम में जो सन है दे कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लैटर डाइड, यानी कि जो फादर का थ्रोन था वो उसकी डेथ के बाद किसके पास चला जाता था? उसके सन के पास, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी वो किसके पास चल जाती थी? बेटे की हो जाती थी अंडर पैट्रीलिनियल सोसाइटीज। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम, यानी कि ज्यादातर रूलिंग डायनेस्टीज में ये पैट्रीलिनी का सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। Although there were variations in practice, sometimes there were no sons. अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता था कि कुछ किंग्स के कोई सन या फिर कोई बेटे नहीं होते थे। In some situations, brothers succeeded on one another. कुछ केसेस में क्या होता था, जिनका सन नहीं होता था वो अपनी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई को ट्रांसफर कर देते थे। Sometimes other kinsmen claimed the throne. उसके अलावा क्या होता था, कुछ केसेस में जो बाकी किंग थे वो दूसरे किंग के थ्रोन पे कब्जा करने लगते थे या फिर उसको अपना थ्रोन की तरह क्लेम करने लगते थे। और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या होता था, वुमेन सच एज प्रभवती गुप्ता एक्सरसाइज द पावर, यानी कि कुछ केसेस में क्या हुआ, वुमेन जो है वो किंगशिप को अडॉप्ट करती थी।
अब ये जो कॉन्सेप्ट था पैट्रिलिनी का, ये उन लोगों के लिए इतना यूनिक नहीं था। इस बात का हमें किससे पता चलता है, जो उस टाइम के मंत्र हैं या फिर रिचुअल टेक्स्ट हैं जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, उनमें ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट है। उस ऋग्वेद के थ्रू या फिर जो टेक्स्ट है उनके थ्रू, कि जो पैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट था उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करता था। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कि रूल्स ऑफ मैरिज कैसे थे, मतलब किस टाइप के जो मैरिज प्रोसेस था वो कैसे कैरी आउट किया जाता था। While sons were important for the continuity of the patrilineage, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी किंगडम को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए किंग्स को किसकी जरूरत होती थी, अपने सन्स की, क्योंकि जैसे हमने देखा पैट्रिलिनियल सिस्टम था। Daughters were viewed rather differently within this framework, यानी कि डॉटर को एक अलग नजरिए से देखा जाता था। They had no claims to the resources of the household, यानी कि जितनी भी घर की रिसोर्सेज होती थी उन पे डॉटर का कोई भी हक या कोई भी राइट नहीं होता था। एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल, यानी कि उनकी जो शादी है वो अपने किन ग्रुप के बाहर ही करनी प्रेफर करी जाती थी। दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी, इसको क्या बोलते थे, एक्सोगैमी बोलते थे, यानी कि अपने किन ग्रुप के बाहर शादी करना meant that the lives of young girls and women belonging to the families that claimed high status, यानी कि शादी के बाद उस लड़की की जो पूरी लाइफ थी वो किसकी हो जाती थी, जिस फैमिली में उसकी वो जाती थी शादी करके उनकी हो जाती थी। एंड ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू इंश्योर दैट दे वर मैरिड एट राइट टाइम, और उस टाइम पे ये इस बात का बहुत ध्यान रखते थे लोग कि जो अपनी डॉटर्स हैं उनकी शादी वो सही समय से या राइट टाइम पर कर दें और राइट पर्सन के साथ कर दें। This gave rise to the belief that कन्यादान, और यहीं से कन्यादान का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। कन्यादान क्या है, गिफ्ट ऑफ डॉटर, यानी कि अपनी डॉटर को गिफ्ट कर देना किसी दूसरी फैमिली को इन मैरिज वाज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। और कन्यादान का ये जो कॉन्सेप्ट था ये सामने आया, और कन्यादान एक फादर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिलीजियस ड्यूटी माना जाने लगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे वुमेन का गोत्र क्या सिग्निफिकेंस रखता था, मतलब जो गोत्र होता था वुमेन का वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड्स, यानी कि ये ज्यादातर किस में प्रैक्टिस करी जाती थी, ब्राह्मण फैमिलीज में प्रैक्टिस की जाती थी, वाज टू क्लासिफाई पीपल स्पेशली ब्राह्मण्स इन टर्म्स ऑफ गोत्र, यानी कि गोत्र के हिसाब से। गोत्र क्या, यानी कि जैसे आपका कोई पर्टिकुलर गोत्र होगा या मेरा कोई अलग गोत्र होगा, उसके हिसाब से क्लासिफाई कर देना, उसको बोलते थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था उस टाइम पे। Each गोत्र was named after a Vedic seed। अब ये जो गोत्र थे इनके नाम किसके बाद रखे गए थे, वेदों के हिसाब से इनके नाम रखे गए थे। And all those who belong to the same गोत्र were regarded as his descendants, यानी कि जो भी लोग एक ही गोत्र के होते थे, यानी कि उस पर्टिकुलर वेद में मेंशन गोत्र वाला जो उनका सरनेम होता था, तो वो उनको क्या माना जाता था, उस गोत्र के लोगों का डिसेंडेंट यानी कि पूर्वज माना जाता था। टू रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। अब दो रूल्स थे गोत्र को लेकर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला क्या था, वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज, यानी कि मैरिज के बाद जो वुमेन है अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर लेती थी। एंड मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। और सेकंड रूल क्या था कि एक ही गोत्र वाले यानी कि सिमिलर गोत्र वाले लड़का और लड़की आपस में मैरी नहीं कर सकते थे। One way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of men and women। अब अगर हमारे हिस्टोरियंस को ये जानना हो कि ये जो प्रैक्टिसेस थी ये एक्चुअल में फॉलो की जाती भी थी या नहीं, तो वो किसके थ्रू देखते हैं कि सेम गोत्र वाले कोई मेन और वुमेन की शादी तो नहीं हुई भी, इसके थ्रू हम देखते हैं, which were sometimes derived from the गोत्र names। These names are available for powerful ruling lineages such as of the Satavahanas, यानी कि ये जो गोत्र वाला ये जो क्या कहते हैं एविडेंस है ये कौन सी डायनेस्टी से मिलता है, जैसे कि सतवानास हो गए जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया पे रूल किया था डेक्कन में। Some of the Satavahana rulers were polygamous, यानी कि ज्यादातर सतवाना रूलर्स पॉलीगैमस यानी कि एक से ज्यादा वाइफ रखने में बिलीव रखते थे। And with this we come to an end of our today's session। I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा।
लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप अपने परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स, जिनके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना समझ आ गया है या आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को लेंथ कैसे देनी है, इसी टाइप की जो आपकी थोड़ी बहुत क्वेरीज हैं वो मैं खुद क्लियर कर दूंगी। आप और मैं दोनों मिलकर हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको इसी प्लेटफॉर्म पर क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट को लेके या कास्ट के डोमेन के बाहर भी जो सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी में वो कैसे होते थे। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।